अस्सलाम वालेकुम। शाम रमजान में आपको खुशामदीद। मैं आज सदफ अब्दुल जब्बार आपके साथ और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, 14,000 से तजावज़ कर चुकी है अब मुल्क में कन्फर्म्ड कोविड केसेस की तादाद, जबकि डेथ टोल 20 अफराद के इजाफे के बाद अब 300 से तजावज़ कर चुका है। ये एक अभी तक जो नंबर आए हैं उनमें डेथ रोल के हिसाब से ये दूसरा बड़ा नंबर है। बहुत कुछ है आज के शो में आपके साथ शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। जी तो जनाब, टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की और टॉप स्टोरीज में भी हमने जिक्र किया कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पाकिस्तान में, और इससे हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 20 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 751 नए केसेस सामने आए हैं। तो यूँ मजमूई केसेस की तादाद भी 14,000 से ऊपर हो गई है। और जो कल कंफर्म्ड केसेस सामने आए हैं उनमें एक नाम गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब का भी है, जो अब कोरोना वायरस के हवाले से उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उन्होंने वो खुद करंतना में चले गए हैं और आइसोलेट कर लिया। उन्होंने खुद को बता रहे थे कि उनमें कोई अलामात एज सच नहीं है। हल्का बुखार हुआ था लेकिन वो बुखार भी जा चुका है। कोई ऐसी पेचीदा अलामात अब तक सामने नहीं आई, लेकिन बहरहाल टेस्ट उनका मुस्बत आया। जी हाँ, और साथ ही ये भी तय हुआ है कि गवर्नर सिंध से मुलाकात करने वालों को भी करंतना में रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करके इमरान इस्माइल की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की, और साथ ही सिंध पुलिस में 6 इंस्पेक्टर समेत 50 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के कोरोना वायरस का शिकार और उसमें मुब्तला होने की भी खबर आई है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान APP के साबिक चीफ रिपोर्टर और APP एम्प्लॉयज़ यूनियन के साबिक सदर जफर रशीद भट्टी कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए हैं। सूरत हाल में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना इन्फेक्शन रेट 11 और 12 से कम होकर 8.51 पर आ गया है। बात यह है कि हमारा नॉर्मली जो इन्फेक्शन रेट होता था, यानी जितने लोग हमने टेस्ट किए हैं और उसके हिसाब से जितने इन्फेक्टेड आए हैं, पहले वो तकरीबन 11-12% के करीब होता था। पिछले 24 घंटों में ये 8.15% है। पिछले 24 घंटों में 38 अफराद सेहतयाब हुए हैं इस वायरस से, और इस तरीके से ये टोटल तादाद 963 हो गई है। पिछले 24 घंटों में हमने 4,112 टेस्ट किए। ये आज तक के सबसे ज़्यादा तादाद है। पहली बार हमने 4,000 टेस्ट को क्रॉस किया है। पहली बार सुबह सिंध ने 4,000 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं एक दिन में। ये जो इन्फेक्शन रेट गिरा है ये सिर्फ गुज़िश्ता कल के दिन का है, लेकिन अगर ओवरऑल पाकिस्तान के इस वक्त इन्फेक्शन रेट देखें तो वो अच्छा खासा ऊपर है इस 8.1% की तादाद से। और इसी तरह डेथ टोल के हवाले से भी जो सिंध में सामने आ रहा है परसेंटेज, वो 1.79% है, जबकि अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ 5.5% से तजावज़ कर गई है। सो ऑब्वियसली अभी तक आदाद शुमार हतमी तौर पर नहीं कहे जा सकते। यास्मीन राशिद साहिबा, वज़ीर सेहत पंजाब, इस हवाले से कहती हैं कि जी ये तासुर गलत है कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स को हम सामान, हिफाजती सामान मुहैया नहीं कर रहे। टेस्ट की तादाद के हवाले से भी उन्होंने बताया कि हर रोज़ 4 से 5 हज़ार टेस्ट किए जा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, आपको भी सुनवाते हैं। फर्म डेथ्स जो हैं वो 95 है। पंजाब के 7 लैब इस वक्त वर्किंग कंडीशन में आ गए। अभी हमने 3 लैब्स और कहे हैं, जिसमें रहीम यार खान भी शामिल कर दिया गया है, डीजी खान भी शामिल कर दिए गए। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, हमने अपनी कैपेसिटी टेस्टों की इतनी बढ़ा दी है। एक मुसलसल र्यूमर चल रहा होता है और उस पर एक मुसलसल शोर मचा हुआ होता है कि हम शायद अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, इनको शायद प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दिया जा रहा। हर प्रिंसिपल, हर वाइस चांसलर, CEO हेल्थ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इन सब को बाकायदा पैसे दे दिए गए हैं। तो ये तो कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल है वो सामने आ रही है, लेकिन साथ ही जो सबसे अहम एक और मसला है वो इस वक्त जो हमारी मईशत का हाल है और जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स नहीं रही हैं, उनकी तनख्वाहें भी उन्हें नहीं मिली हैं। तो ऐसे में वो क्या करें? बिल्स तो पे करने हैं, रेंट्स तो पे करना है। जी जनाब, इस हवाले से सिंध हुकूमत ने काबीना के इजलास में सिंध कोविड-19 एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी है और अब इसे गवर्नर सिंध को इरसाल कर दिया गया है। गवर्नर सिंध
इस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत करेंगे, जिसके बाद ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। किया ये गया है इसमें कि स्कूल की फीस, मकानों के किराए और ऐसे दीगर यूटिलिटीज जैसे गैस, बिजली, पानी, इन तमाम में यूनिट वाइज तकसीम करके लोगों को रिलीफ करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, और साथ ही ये अहम इसमें निकात शामिल हैं। साथ ही साथ जो ताजिर हैं उनको फ़ायदा देने के लिए ऑर्डिनेंस में कुछ कटौती की भी इजाज़त दी गई है और तनख्वाह के स्लैब्स भी नोटिफाई किए गए हैं। इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और तमाम कमिश्नर को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए हैं। ऑर्डिनेंस शेड्यूल 2 के तहत बिजली के बिल में भी रियायत दी गई है। रिहायशी इलाकों के पानी के जो बिल हैं उसमें बड़ी रियायत दी गई है, जबकि गैस खपत और घरों के किरायों में भी रियायत दी गई है। ऑर्डिनेंस में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फाइन को रिवाइज करने की तजवीज़ भी दी गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वजीर बल्दियात सईद गनी साहब। बहुत शुक्रिया सर में वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि कोरोना के हवाले से जो कोविड-19 ऑर्डिनेंस 2020 जो साइन करने के लिए दे दिया गया है गवर्नर सिंध को, इसमें किसी भी मुलाजिम को ना निकालने और उसकी तनख्वाह को यकीनी बनाने का नुक्ता शामिल किया गया है, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा? इस पर हुकूमत सिंध ने ऑर्डर्स तो पहले जारी कर दिए थे जैसे ही ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि इसको कोई लीगल कवर देने की ज़रूरत थी तो हमने जो ऑर्डिनेंस काफ़ी अर्सा पहले ड्राफ्ट किया हुआ था, कैबिनेट की मीटिंग न होने की वजह से उसमें ताख़ीर हुई, तो आज वो तमाम इशूज़ जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हुकूमत सिंध ने मुख्तलिफ़ अहकामात के ज़रिए, ऑर्डर्स के ज़रिए जारी किए थे, उनको कवर किया गया इस ऑर्डिनेंस के अंदर। तो जब हम पहले ही इस पर ऐलान कर चुके थे तो हमने मैकेनिज़्म इसका बना लिया था और इसमें जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने भी बहुत बड़ी तादाद में, अक्सरियती जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पर अमल दरामद किया है और फैक्ट्रीज़ बंद होने के बावजूद भी अपने मुलाजिम को उन्होंने तनख्वाहें दी हैं। लेकिन कई जगहों से जहाँ से शिकायत आ रही थी तो उनको भी हमने एड्रेस किया और शिकायत के अजाले के लिए हमने कंप्लेंट सेल भी बनाया हुआ था लेबर डिपार्टमेंट में, और उसके मुख्तलिफ जो नंबर्स थे वो हमने अखबार में इश्तिहार के ज़रिए शाया भी किए और तमाम मज़दूरों से, इवन जो मालिकान हैं उनसे भी ये कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत उस हवाले से तो इन नंबर्स पर रब्ता करके अपनी शिकायत वो दर्ज करा सकते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट उनको हल करेगा। तो हम उसके काम कर रहे हैं और इसी जारी है। अच्छा, तो यहाँ पे ज़ाहिर है इस ऑर्डिनेंस के तहत बिजली और पानी के बिलों में रियायत के हवाले से ऑर्डिनेंस क्या कहता है, ज़रा इसकी वजाहत कर दीजिएगा। और साथ में ये भी बताएं, बहुत सारे सार्फिन ऐसे हैं जो टैंकर्स के ज़रिए पानी डलवाते हैं, उनको क्या सहूलत मिलेगी? पहले ही इस पर भी ऑर्डर जारी किए थे और आपको याद होगा कि सीएम साहब ने गालिबन जो पहली या दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि जिन शहरियों का बिल 4,000 रुपये से ज़ायद आता हो बिजली का बिल और 2,000 रुपये तक आता हो गैस का बिल और 4,000 तक आता हो बिजली का बिल, उनसे के इलेक्ट्रिक को भी कहा था, हेस्को को कहा था और सेको को कहा था। ये 3 इदारे हैं सूबा सिंध के अंदर जो बिजली फराहम करते हैं और लोगों से बिल लेते हैं। इन तीनों के नुमाइंदों को बिठाकर ये कहा था कि आप शहरियों से बिल नहीं लेंगे और ये जो बिल है 4,000 तक का और 2,000 तक गैस का, इनको अगले महीनों में किस्तों में आप 10 किस्तों में जो है वो शहरियों से लेंगे। तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो बर्डन होता है उन लोगों के ऊपर जो रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना खाते हैं या बहुत कम जिनकी तनख्वाह होती है, तो उनके ऊपर जो एक परमानेंट कॉस्ट होती है उनकी हर महीने की जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जिसमें घर का किराया होता है, बिजली का बिल होता है, गैस का बिल होता है, केबल का बिल होता है या और उस किस्म के अखराजात होते हैं, तो वो बर्डन हम शहरियों के ऊपर से कम करें। तो उस हवाले से ये फैसला किया गया। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि लीगल कवर नहीं था तो उसको लीगल कवर दिए बात करें। अच्छा, ये जो इसमें क्लॉज डाली गई है कि ट्रैफिक के जो फाइन्स हैं, जो ट्रैफिक लॉज के वायोलेशंस के फाइन्स हैं, उनको रिवाइज किया जाए। कराची के हवाले से अगर बात किया जाए तो कराची में तो ऑलरेडी लोग बड़े परेशान हैं ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स को लेके, ख़ास तौर पे ये तो चले अभी कोविड-19 की हद तक है, लेकिन ओवरऑल पार्किंग का बड़ा इशू है और रॉन्ग वे आना और बहुत सारे इशूज़ हैं जिसकी वजह से लोग ऑलरेडी बड़े परेशान हैं और चाहते हैं कि ट्रैफिक कवानीन में सख्ती की जाए। जो इस वक्त जुर्माने हैं वो बहुत पुराने हैं, गालिबन तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन शायद 15-20 साल पहले हुए होंगे इतने। और दूसरी बात उसमें यह है कि अगर कोई शख्स ट्रैफिक तोड़ता है, ट्रैफिक की खिलाफवर्जी करता है, सिग्नल की खिलाफवर्जी करता है, एक तो ज़ाहिर अपनी जान खतरे में डालता है, दूसरों की जान खतरे में डालता है, और कवानीन की खिलाफवर्जी करने पर तो मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा फ़ाइन होना चाहिए। और फ़ाइन का मतलब ही होता है कि लोग
दोबारा ये वायलेशन करने की जुर्रत ना करें या सोचें ना। उन्हें ये डर हो कि अगर हम ये वायलेशन करेंगे तो हमें भारी जुर्माना जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, और फ़िलहाल इसको आज कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया, इसको डेफर किया है कुछ कंसर्न्स थे मेंबर्स के जिनको एड्रेस करने के लिए, और डिपार्टमेंट को ये कहा कि इसको मज़ीद ज़रा देखें और जो ख़दशात का इज़हार कुछ कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से किया गया था उनको एड्रेस करें। तो मैं ज़ाती तौर पर तो इस बात का हामी हूँ कि ट्रैफ़िक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी होती है उस पर जुर्माना होना चाहिए, ताकि लोगों को हम ट्रैफ़िक की कवानीन की खिलाफ वर्जी रोक सकें। और मैं नहीं समझता कि अगर कहीं पर नो पार्किंग है तो हमको ज़बरदस्ती में पार्किंग करनी चाहिए इसलिए कि पार्किंग की जगह नहीं है। ऐसा नहीं है, दुनिया भर में अगर आप जाएं पार्किंग की जगह कम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दूर लोग गाड़ी पार्क करते हैं, कोई और तरीका इख्तियार कर लेते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस बात को बुनियाद बना के कि पार्किंग की जगह नहीं है लिहाजा हमें जो ट्रैफिक कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी की लोगों को इजाज़त होनी चाहिए। मौजूद थे, बता रहे थे कि क्या SOPs तय किए गए हैं और क्या मामलात अभी इस वक्त इस ऑर्डिनेंस में केटर किए गए हैं। एक बड़ा मसला सदफ है फैक्ट्रीज का। बिल्कुल, फैक्ट्रीज को मरहलावार खोलने के हवाले से अभी तक लोग मुंतज़िर हैं कि कब ऐसी खुशखबरी मिले कि पता चले कि जनाब सारी फैक्ट्रीज खुल गई है। एक अच्छी खबर यहाँ शामिल ही कर लेते हैं कि जो SOPs तय किए गए थे उनके मुताबिक पहले 52 यूनिट्स को खोला गया था और अब मजीद 153 बरामदी यूनिट्स को काम करने की इजाज़त मिल गई है। बिल्कुल, और महकमा दाखिला सिंध ने बरामदी यूनिट्स को काम की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और जिससे हम ये कह सकते हैं कि कोरोना बचाव के जो उसमें वज़े करदा तरीक़ाकार है उस पर अमल करना लाजमी होगा। ये शर्त है, यानी इस शर्त के अगर फॉलो नहीं किया जाएगा SOPs को तो फिर इसको कंसिडर भी किया जा सकता है कि जो फैक्ट्री खोली गई है उसे बंद किया जाए। लॉकडाउन से इस्तिस्ना बरामदी यूनिट्स की तादाद 373 हो गई है और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से तस्दीक के बाद यूनिट्स को काम की इजाज़त दी गई है। तो ये सूरत हाल, हमने कल कुछ ऐसी सूरत हाल भी देखी शफात, जब ऑनलाइन की इजाज़त मिल गई तो कराची की जो एम्प्रेस मार्केट है, सदर का जो इलाका है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पे ताजिर आ गए अपनी दुकानें खोलने के लिए। तो उनका कहना यह है कि जनाब हमारा तो कोई ऑनलाइन इस तरह से कारोबार नहीं है, और अगर कोई ताजिर इस तरह कर सकेंगे तो सिर्फ 55% होंगे। तो ये वो क्राइसिस में भी समटाइम्स हमें कुछ ऐसे मौके मिलते हैं कि जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करा सकें। जैसे कि ट्रैफिक कवानीन कराची में बहुत बड़ा मसला है, इसकी वायलेशन होती है। अगर हम कोई इस वक्त तरीक़ाकार तय कर लें, होपफुली आइंदा आने वाले दिनों पर उस पर अमल करें और अपने सिस्टम को सही करते चले आए। एक ऐसा ही कुछ मसला दरपेश है क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है ताजरों में, और उस कन्फ्यूजन का अब एक क्राइसिस के तौर पे एक मामला सामने आ रहा है, और वही कि कराची में अब आटे की किल्लत का खतरा सर उठाने लगा है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सिंध के चेयरमैन खालिद मसूद ने कहा है कि सिंध की फ्लोर मिल्स को गंदम की किल्लत का सामना है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी खुराक के अहकामात के बावजूद गंदम की तरसील में रुकावटें हैं। नौशहर फरोज नवाब शाह घोट की लाड़काना में गंदम की तरसील रोकी जा रही है, और 2 दिन में रुकावटें खत्म ना की गई तो 20 फ्लावर मिल्स बंद हो जाएंगी। किल्लत के बाइस 100 किलोग्राम गंदम की कीमत 300 रुपए इजाफे के बाद 3800 रुपए हो गई है। यानी कि कीमतों में इजाफा भी हो रहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये मेरे ख्याल में अभी रिसेंटली कटिंग हुई है गंदम में, और पंजाब में तो अभी कटिंग जारी है। ये वो वक्त है कि जब गंदम की डिवीजन, और अभी हमने देखा है कि जो पिछली अभी गंदम की रिपोर्ट आई है उसमें यही वो पीरियड है कि जिसके अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आगे चलकर बड़े क्राइसिस का पेश खैमा साबित होती है। आगे बढ़ते हैं जनाब। और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से राइज पंजाब मंसूबा 2020 की मंजूरी दे दी गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट मंसूबा है जिसके तहत तरक्याती स्कीम्स, बिजनेस और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सकेगा, और सूबे में फौरी 50 लाख अफराद को नौकरियां फराहम करने के मौके दिए जाएंगे। सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जबकि सरमायाकारी स्कूलों में 1000 साइंस लेबॉर्ट्रीज और इमारतें भी बनाई जाएंगी। इस मंसूबे के जरिए सेहत, तालीम, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी लाया अमल मुरतब किया जा रहा है। प्रोग्राम आइंदा बजट में भी शामिल होगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत जनाब मुसरत चीमा साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। बताइएगा कि फौरी तौर पर 50 लाख अफराद को रोज़गार फराहम करने की बात हो रही है, क्या लाया अमल है, कैसे पॉसिबल है ये प्रैक्टिकली?
जहां तक राइज पंजाब का ताल्लुक है तो ये अभी एक इब्तदाई चीज़ है और अभी सिर्फ इसकी फ्रेमवर्क की मंजूरी दी है कि इसमें इसको कैसे हमने तश्कील देना है। इसके लिए हमें आगे, चूँकि आपको पता है कि ये जो पैंडेमिक है इसकी वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमी क्राइसिस, जॉबलेस क्राइसिस लोगों का बढ़ता जा रहा है और इसमें बेरोजगारी बढ़ी है और वो सारा कुछ पाकिस्तान और पंजाब भी फेस कर रहा है। तो उसके लिए अभी तक हमने कोई ऐसा फिगर अनाउंस नहीं किया कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतनी नहीं। हम उस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम रोजगार दे सके, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके कुछ ऐसे मंसूबे आगे बढ़ाए जाएं और कुछ सोशल सिक्योरिटी दी जाए लोगों को, कोई समाजी इस तरह की मंसूबाबंदी की जाए जिसमें हम लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लस लोगों को जॉब सिक्योरिटी दे सकें और हम ऐसे मंसूबों को गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे, गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे जिसमें ज्यादा से ज्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी आए और फिर मैक्सिमम लोगों को जॉब्स मिल सके। अच्छा, साथ में ये भी बताइएगा कि सेहत के शोबे में ये जो राइज पंजाब प्रोग्राम है इसके जरिए क्या मंसूबाबंदी की गई है, क्या किया जा सकेगा? बिल्कुल, अभी जैसे मैंने बारहा आपसे अर्ज की कि राइज पंजाब एक फ्रेमवर्क अभी है, इनिशियल स्टेज पे है। इसमें हम एजुकेशन, हेल्थ एंड और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे इकोनॉमी है, जैसे हमारा डेवलपमेंट है, आगे डेवलपमेंट गोल्स हमारे क्या होंगे, हम डेवलपमेंट किस सेक्टर में करेंगे, इसी तरह हेल्थ को भी इसमें प्रायोरिटाइज किया जाएगा। बल्कि ये जो पेंडेमिक है ये पूरी दुनिया को एक नया लाइफस्टाइल देके जाएगा जिसमें मेरा ये मानना है कि दुनिया की तमाम सुपर पावर से लेके हमारे जैसे कंट्रीज भी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे, एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो उसकी हम सफबंदी, उसकी हम प्लानिंग, उसकी हम फ्रेम वर्किंग हम अभी से करना चाहते हैं और सीएम पंजाब का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं उसमें उनको सराहती हूँ। और चूंकि हम पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं तो पंजाब की आवाम के लिए ये बड़ी जबरदस्त चीज रहेगी कि अगर हम चीजों को प्लान करके चलें और फिर उसमें हम चीजों को प्रायोरिटाइज करके चलें कि अब इस वक्त में ये जो मौजूदा दौर है इसमें सबसे बड़ा चैलेंज हेल्थ इशू हो गया हुआ है। तो उसमें इंशाल्लाह पहले ही हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी हेल्थ एजुकेशन थी, अब इसको मजीद प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। हम हॉस्पिटल्स भी बढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह। हम जो जनरल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने की मेजर्स लेंगे जिससे लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, लोगों को और इसमें देयर आर मेनी थिंग्स। शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा हमारे साथ मौजूद थी। अहम खबर शामिल करते हैं। स्वात और शांगला में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें, स्वात, शांगला, मर्दान और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। जलजले का मरकज कहाँ था, इसकी शिद्दत क्या थी, इस हवाले से अभी तक इतलात सामने नहीं आई हैं। लेकिन जो अभी तक की इतलात हैं वो ये कि स्वात, शांगला, मर्दान और मालाकंड इलाकों के गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिस पे शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। तो जनाब, अब ये झटके आए हैं जलजले के, दुआ करते हैं कि ऐसी कोई बड़ी आफत ना हो। और अब रमज़ान मुबारक है तो साथ ही हम ये देखते हैं कि महंगाई में भी इजाफा हो जाता है। दुनिया भर में हम ट्रेंड मुख्तलिफ देखते हैं शफात के, इस महीने में लोग चाहते हैं जितना सवाब है वो कमा सकें, जितनी अल्लाह की इबादत कर सकें। लेकिन हमारे मुल्क में जितना मुनाफा हो वो कमा सकें, जितना ज़ख़ीरा किया हुआ है उसको हम ज़्यादा प्राइस पर बेच सकें। तो हम इस तरीके से जो है वो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, जो कि बड़े एक अजीब सी सिचुएशन है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही हम देख रहे हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत हो या फिर किसी और सूबे की बात करें, फल सब्जियों की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान हमें तफसीलात से आगाह करें। जी जहांगीर। इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत की अपारा मार्केट में। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही शहरियों की जानिब से शिकायत आ रही हैं कि दुकानदारों की जानिब से अब अशिया खुर्दनोश जो है, खुसूसन फल और सब्जियां जो हैं उनको महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है, अस खुद महंगाई की जा रही है। इस हवाले से दुकानदार क्या कहते हैं उनसे हम जानते हैं उनकी ज़ुबानी। सर बताइएगा, शहरियों की जानिब से महंगाई की शिकायत सामने आ रही हैं, आप क्या कहते हैं? सर वैसे तो ये जो रमज़ान की जो पहला अशरा होता है तो ये तकरीबन 10 दिन मंडी में बहुत तेज़ी होती है। जो चीज़ 100 रुपये की होती है वो 150 रुपये की हो जाती है। टमाटर कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? टमाटर 30 बेच रहे हैं। तो रमज़ान शुरू होने से एक रोज़ पहले यही रेट था या इससे ज़्यादा रेट था? यही रेट चल रहा था, वही रेट। बैंगन किस तरह बेच रहे हैं? बैंगन 30 है।
इसके साथ साथ शिमला मिर्च अगर प्लस 70 चल रही है। चचा बताइएगा, क्या फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है? फलों की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया है। जो मिसाल के तौर पे जो अमरूद हम लाते थे 1200-1300 रुपये का, अब ये आज लाए 1800 रुपये का। केला जनाब ये 155 रुपये हमें पड़ गया है। और सेब किस तरह फरोख्त कर रहे हैं? ये सेब 200 रुपये किलो फरोख्त कर रहे हैं। ये जो 1200-1300 की पेटी थी अब 2200 रुपये की लाए हैं। जो अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें आज खुद बढ़ाने वाले दुकानदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से कहा गया कि 140 दुकानदारों को महंगाई की वजह से अशिया महंगी बेचने पर 1,58,000 रुपये के जुर्माने भी किए गए। और दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया जो मार्केट्स में कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं दुकानदारों के लिए, उन पर भी सख्ती से अमल दरामद करा रही है। तो जनाब अब आपके साथ एक और खबर शेयर करें। डस्का में निजी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। यानी रमजान मुबारक और कोरोना वायरस में भी इतना टाइम है लोगों के पास कि वो डकैती की वारदात करें। असिस्टेंट मैनेजर फैसल खान बैंक से 12 लाख लेकर सड़क पर खड़ी कार में बैठ रहे थे कि 2 डाकू आ गए। असिस्टेंट मैनेजर ने एक डाकू को असला समेत काबू कर लिया, दूसरे ने फायरिंग कर दी और ये 2 तरफा फायरिंग का मुकाबला हुआ। इस दौरान दोनों डाकू गोलियां लगने से मौके पर हलाक हो गए। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं अब हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की, जहां पे ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वाजिद अली में कोरोना की तशखीस सामने आई है। डॉक्टर वाजिद अली को हयाताबाद अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है। डॉक्टर वाजिद का कहना है कि सेहतयाबी के बाद वो फिर फ्रंट लाइन पर आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। तो वो डॉक्टर्स हमारे जो कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि वो ज़्यादा कोरोना वायरस से इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं उन पेशेंट के साथ जो पॉजिटिव होते हैं और फिर वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं और फिर दोबारा से लोगों की खिदमत के लिए आ जाते हैं। तो ये कुछ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, इन्हें सलाम है, जो कि फ्रंट लाइन पर इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं। कहते ना, अल्लामा इकबाल ने शायद ऐसे ही लोगों के बारे में कहा था कि तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए हो काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हौसला ना हारिएगा, हिम्मत ना हारिएगा। वक्त हो गया जनाब एक छोटे से वक्फे का, छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले भी एक डकैती आपको बताई थी हुई है और कराची में भी अब बताते हैं। कराची के इलाके फेडरल बेरिया में डकैती, मोटरसाइकिल पर आने वाले 3 मुल्जिमान मुबैना तौर पर नकदी और सोना लूटकर फरार हो गए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी नज़ीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये फेडरल बेरिया में डकैती की वारदात हुई है जिसमें 2 मुलजमान मुबैना तौर पर नकदी और सोना लूट कर फरार हुए, जिनकी CCTV फुटेज हमने हासिल की है। इसमें देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग शहरी जैसे अपने घर की जानिब आते हैं तो 2 मोटरसाइकिल सवार उनका पीछा करते हुए घर तक आए और उनको लॉक खोलने दिए। जैसे उन्होंने घर का दरवाजा खोला, उसके पीछे धक्का देकर वो भी अंदर दाखिल हो गए और 17 मिनट तक ये मुलजमान अंदर रहे और डबल सवारी बंद है उसके बावजूद ये दोनों मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल पर पहुंचे और सुबह 10:35 पर ये घर में दाखिल हुए और 10:52 पर ये घर से निकले। मजमूई तौर पर 17 मिनट तक ये घर के अंदर ये वारदात करते रहे। जो शहरी उसका एक कहना है कि घर के अंदर से सोना और नकदी इन्होंने लूट मार की और उसके बाद यहाँ से फरार हुए। फुटेज में मुलजमान को देखा जा सकता है, एक ने फेस मास्क लगाया हुआ, एक ने हेलमेट, जब कि इन दोनों को देखा जा सकता है किस तरह ये वारदात के बाद यहाँ से फरार हुए। सही सही, तो बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह इस हवाले से हमें तफसीलात फराहम करने का। यानी कि अब जो डाकू हैं, ना उन्हें खौफ खुदा है ना ही उन्हें कोरोना का डर है और वो अपने मिशन पर निकले हुए हैं। 17 मिनट तक कार्रवाई हुई है जनाब। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क से ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि अच्छी हैं। करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा और अगर हम इसको लफ्ज इस्तेमाल करें कि मुबैना करप्शन पे कोई समझौता नहीं होगा। कल काबीना में एक बड़ा चेंज सामने आया। मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान साहिबा को उनके ओहदे से हटा दिया गया। बिल्कुल, और साबिक DG ISPR आसिम सलीम बाजवा
मामूनी खुसूसी बराए इत्तलात तब होंगे जबकि शिबली फराज वफाकी वजीर इत्तलात बना दिए गए हैं। तो जनाब ये बड़ी तब्दीलियां हुई हैं और शफात हमने देखा कि इस तब्दीली की जब खबर आई तो सोशल मीडिया पर बड़ा सराहा गया। ख़ासतौर पर हम बात की जाए तो जैसे कि आसिम सलीम बाजवा और शिबली फराज के हवाले से, और ख़ुद हमने असद उमर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, लेकिन कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे थे कि क्या आप फिरदौस आशिक अवान साहिबा को मिस करेंगे। तो उनकी जो लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें जो हम खबरें पढ़ने वाले उन्हें थोड़ा सा काम चोरी का मार्जिन मिल जाता था, हम आराम से बैठ जाते थे और फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो सवालों के जवाब भी देती है। बारीक नुक्ता उठाया हाँ। और बहुत मतलब मेरे ख्याल में आपने अंदर की बात बता दी है। तो फिरदौस साहब यू विल बी जनरली मिस्ड इन द न्यूज रूम्स। लेकिन आगे बढ़ते हैं जी, और सिर्फ यही नहीं, हुकूमत की जानिब से कुछ और बातें भी हो रही हैं, और वो है जनाब 18वीं तरमीम पे नजर सानी का इरादा। जी हाँ, और इस हवाले से इस इरादे ने अपोजिशन को काफी मुतहरिक कर दिया है। क्या कहते हैं अपोजिशन रहनुमा, ये आपको सुनवाते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से ARY के ब्यूरो चीफ और सीनियर एंकर पर्सन जनाब साबिर शाकिर साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा कि अपोजिशन के कुछ हल्के जो हैं वो तो कह रहे हैं कि ठीक है जी बात हो सकती है, बिल्कुल होनी चाहिए 18वीं तरमीम पे। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि जनाब 18वीं तरमीम को छेड़ने का मकसद है कि आप आईने पाकिस्तान को छेड़ रहे हैं और बिल्कुल वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे 18वीं तरमीम अनटचेबल है। ये दो राय अपोजिशन की क्यों है? आई थिंक हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। सवाल हमारा उनसे जारी था जिस शफात ने पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है शफात, ये कि क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इसे अपनी बड़ी अचीवमेंट मानती आई है 18वीं तरमीम को, और अगर इस पर नजर सानी की बात हो रही है तो सवाल इस पर यह बड़ा अहम है कि वो कौन कौन सी ऐसी शिकें होंगी, वो कौन से ऐसे मामलात होंगे जिन पर वफाक तरमीम चाहता है, और अगर सूबे उस बारे में नहीं चाहेंगे तो फिर इस पर किस तरीके से कंसेंसस बनेगा। सबसे 18वीं तरमीम का जो अहम नुक्ता है वो सदर का असेंबलियां डिसॉल्व करने का इख्तियार है, जिसको 52 यस वो एक खतरनाक इख्तियार था जिसके हवाले से पहले तो वो खत्म किया गया, फिर प्लस आर्टिकल 6 आर्टिकल 10 18वीं तरमीम में इसको बड़ा इन्फोर्स किया गया है। आर्टिकल 140A जो कि लोकल गवर्नमेंट्स के इख्तियार देता है, इसी तरह आर्टिकल 90 और आर्टिकल 19 जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है। ये तमाम वो आर्टिकल्स हैं जो कि अब तहरीक इंसाफ के हुक्मरान जमात के मंशूर में थे, लेकिन अब इस पे नजरसानी करने का फैसला हुआ है। अच्छा, और अपोजिशन थोड़ा सा टाइमिंग पर भी इशू बना रही है। वो ये कह रहे हैं कि जब इस वक्त मामला है, एक वबा का सामना है, ऐसे में 18वीं तरमीम को नजरसानी करना कुछ समझ नहीं आता है। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इसे असर नौ हम नहीं तब्दील करने जा रहे, बल्कि कुछ ऐसे मामलात हैं जो इसमें देखें। लेकिन मुशाहिदुल्लाह खान साहब का बड़ा अजीबोगरीब इस पर रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि जी मतलब ये उनके अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा कि जी 18वीं तरमीम खत्म करने की बात करना पागलपन है। ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब का कहना था। अब मुस्लिम लीग एक तरफ एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी रिकंसिडर किया जा सकता है, दूसरी तरफ खुद मुशाहिदुल्लाह, जो दोनों एक ही पार्टी के हैं लेकिन राय में तजाद नजर आ रहा है। अहम खबर यहाँ शामिल करते चले, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आज दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ इकट्ठा हो रही है, लेकिन भारत में मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। राशन तकसीम करने समेत इलाज, मुआलजे और कारोबार में मुसलमान मुखालिफ मुहिम चल रही है। उन्होंने OIC सेक्रेटरी जनरल और वज़राए खारजा को खत लिखकर मामला आलमी सतह पर उठाने की अपील की है। जनरल OIC और जितने OIC के वज़राए खारजा हैं उनको मैंने एक खत लिखा है, जिक्र किया है कि किस तरह हुकूमत हिंदुस्तान, उनके वज़रा, कैबिनेट मेंबर्स, ऑफिशल्स किस तरह मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, मरूज इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस फैला है ये मुसलमानों की वजह से फैला है। कोरोना की वजह से हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, लेकिन उस लॉकडाउन में इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। राशन तकसीम किया जा रहा है, मुसलमानों को अलग थलग रखा जा रहा है।
अस्पतालों में इलाज के लिए लोग जाते हैं तो कहते हैं नहीं, मुसलमानों का इलाज न किया जाए। कैंपेन की गई है कि मुसलमानों की बिजनेसेस से कारोबार मत करो। ओआईसी से दरखास्त कर रहा हूं कि इसका नोटिस ले और इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसको रेज होना चाहिए। मतलब कैसा, हमारी दुनिया एक तरफ इस वक्त कोशिश ये कर रही है कि चाहे मजहब हो, रंग, नस्ल, सबको बालाए ताक रख के मदद की जाए। एक तरफ हम भारत देख रहे हैं जहाँ पर इस वबा ने भी उनको मुत्तहिद नहीं किया, बल्कि कुछ रियासतें भारत की ऐसी हैं शफात जहाँ पर मुसलमानों को वजह करार दिया जा रहा है कोरोना वायरस की। यानी साइंस यहाँ पर खत्म हो चुकी है जनाब कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप कोरोना वायरस की वजह आप बचा हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। शाम रमज़ान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं आपको कि 5 बजने वाले हैं। ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान भर में कड़ाहे गर्म हो रहे हैं, पकौड़ों के लिए सामान जो है वो तैयार हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इफ्तार में चिकन पसंद है। और चिकन की रेसिपी क्या है आज वैसे? आज हम आपको बता रहे हैं ख्वातीन और हजरात, फ्राई चिकन मलाई चिकन फ्राई चिकन मलाई। क्या होता है ये, कैसे बनेगा, रेसिपी आज की। ये देख के तो मुझे रोज़ा और ज़्यादा ज़ोर से लगने लगा है। शफात, ये क्यों रेसिपी आपने दिखाई, वो भी 5 बजे, अभी 2 घंटे बाकी है रोज़े खुलने में? क्योंकि ये जो रेसिपी मैंने 1 मिनट में चला दी है, इसको तैयार करने में आपको 1.5 घंटा लगेगा। तो कोशिश करें कि रोज़े तक ये तैयार हो जाए, 6 साढ़े 6 बजे तक। वैसे अगर आपको इस तरह सब सेटिंग करके दी जाए आप बना लेंगे, मतलब बस उसे कढ़ाई में ही डालना होगा? देखिए ये वही बात है कि मतलब मैं मिसाल देना नहीं चाह रहा, वरना टाइम निकल जाएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपके सामने एक रेसिपी शेयर की, लेकिन अब ज़रा हम आते हैं जनाब हमारे जो शाम रमज़ान की सेकंड इनिंग्स है, इसमें डिस्कस होने वाली खबरों की जानिब। बिल्कुल, और इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप स्टोरी से जाने पड़ेंगे। तो जनाब खुशगवार मौसम भी कोई चीज़ हुआ करती है शफात, मतलब इन दिनों मौसम क्या है, कोई आपसे पूछे हाल चाल क्या है तो लोग बड़ा बुरा समूह बना के कहते हैं यार कोई है जो कल बताया था। क्या ये क्या सवाल है, इसकी क्या लॉजिक है कि क्या हाल चाल? अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल कराची में गर्मी का जोर तो बढ़ता ही जा रहा है। अहम खबर शामिल करते हैं कराची से ही। जिन्ना अस्पताल की वीडियो वायरल होने का नोटिस लेते हुए सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का जिन्ना अस्पताल का दौरा। नासिर हुसैन शाह ने एमरजेंसी और वार्ड का मुआयना किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली और तिब्बी अमले के लोग उनके हमरा थे और मुश्किल वक्त है, हमारे डॉक्टर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हमें डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, उन पर तनकीद मुनासिब नहीं। कुछ लोग वीडियो वायरल करके प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को हरासा और दिल चिकनी ना की जाए, नासिर शाह ने ये कहा, और डॉक्टर्स को हिफाजती और दीगर सामान की फरहमी मुमकिन बनाई जाए। हर मुमकिन तरीके से मरीजों का ख्याल रखते हैं, डॉक्टर सीमी जमाली ने कहा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत वीडियो वायरल करके प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल सामने आ गई है कि डॉक्टर्स जो इस वक्त हमारे लिए फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, हम उनको भी नहीं बख्श रहे। एक्जेक्टली जी, आगे बढ़ते हैं जी। वजीर आला हाउस में ताजरों से मुलाकात की जाली ऑडियो क्लिप वायरल होने पर का जो खत है वो कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन ने FIA को तहकीकात के लिए खत लिख दिया। वजीर आला सिंध और मेरे नाम से सोशल मीडिया पर जाली ऑडियो क्लिप चल रही है, ऐसा कहना है मोहम्मद रिजवान का। वो कहते हैं तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। ये मुतालबा किया गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऑडियो क्लिप जाली है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस ऑडियो क्लिप में जो बातें बताई गई हैं ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन का ये कहना है कि कारोबार की बंदिश और ताजरों को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक बार बार मुलाकातें की हैं। हुकूमत सिंध ने दुकानदारों को रिलीफ देने और दुकानें खोलने का कहा है, ये बात कही गई है इस ऑडियो क्लिप में, जिस पर वजाहत सामने आ गई है कि क्या है।
आगे बढ़ते हैं जी और नजर डालते हैं पंजाब पे, जहां वजीर आला पंजाब की जेर सदारत तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास हुआ, जिसमें सरदार उस्मान बुज़दार का बाज़ जेर तकमील मंसूबों के नाकिस मयार पर इजहार बरमी सामने आया है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने तस्वीरें दिखाकर मुतल्लिका हुकाम को लाजवाब कर दिया। मुतल्लिका हुकाम से बाज़ पुरस डायरेक्टर एंटी करप्शन को मौके पर जाने का हुक्म, अफसरान खुद जाकर तरक्याती मंसूबों का बगौर जायजा लें, कहना था सरदार उस्मान बुज़दार का। कैसे मुमकिन है कि सड़क एक दिन बने और अगले दिन टूट जाए? सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि खुद टीमें भेजकर तरक्याती मंसूबों का खुफिया जायजा ले रहा हूं और सरकार की पाई पाई के अमीन हैं, घपले नहीं करने देंगे, कहना था सरदार उस्मान बुज़दार का। तो जनाब, ये आपने बात सुनी। और कोरोना वायरस के मनफी असरात से बचाने के लिए हुकूमत ने छोटे कारोबारी तबके के लिए रिलीफ पैकेज फराहम किया है। छोटे कारोबार वालों का 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में 50 अरब रुपए के इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में थोड़ा सर बताइएगा। तफसीलात इस हवाले से हमने कुछ तो अपने जो पैकेज है, जो रिपोर्ट है, उसमें तो हमने शामिल की है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक्स बताइएगा इस पैकेज में क्या इंक्लूड किया गया है। देखिए, इसमें देखने वाली बात यह है कि हमारा जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है और यही वजह है कि उन तक पहुंचना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। इस वक्त अगर हम टोटल एसएमईज को देखें और जस्ट मैं अपने नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में आता क्या क्या है और इसमें तमाम जो छोटी सनतें हैं वो आती हैं, इसमें तमाम छोटे कारोबार जो है वो आते हैं और ये सेल्फ फाइनेंस लोग भी हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो कि अपने अहले खाना के साथ मिलके कोई छोटी मोटी सनत जो है वो घरेलू सनत उसको चला रहे थे। अब इन सबको नंबर 1 तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में लेके आना जाहिर है इमरजेंसी में उसका टाइम नहीं है, तो इसी के लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा होगा जिसपे जो फिल्टर है वो ये रखा गया है कि वो लोग जिनके पास कमर्शियल कनेक्शन था या जिनके पास इंडस्ट्रियल कनेक्शन था, तो अगर आपके पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है किसी दुकान के लिए, किसी घरेलू सनत के लिए, तो वो लोग इसमें आ रहे होंगे। उसमें उनका बिजली के अगले 3 महीनों के बिल जो है वो भी हुकूमत अदा कर रही होगी। और अगर वहाँ पे उनके कुछ ले ऑफ्स होते हैं, कुछ उनको जो मुलाजमीन की तनख्वाहें ना दे पाने की वजह से उनको अगर फारिग करना पड़ रहा है, तो उन तमाम लोगों को 12,000 रुपये महीना के हिसाब से अमदाद जो है वो दी जाएगी ताकि उनके चूल्हे चलते रहें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आबिद चलेरी साहब उस वक्त मौजूद थे, माहिर इक़्तिसादियात हैं और बड़े उन्होंने डिटेल से बताया कि इस पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है। पहली बात है कि इसमें जो पैसे हैं, जो 200 और जो रकम है वो वज़ीर आज़म का जो कोविड-19 का जो फंड है, जो इमरजेंसी रिलीफ पैकेज है, उसमें से लिए जाएंगे। फिर प्लस जो गरीब और मुतवसत तबके के कारोबारी अफराद हैं उनको 12,000 रुपये माहाना इंश्योर किए गए हैं। साथ में उनको बिजली के बिलों में भी रिलीफ दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में बड़ा कॉम्प्रहेंसिव पैकेज है। जी, बिजली के बिलों से याद आया कि जैसे गर्मी के आसार शुरू होते हैं, मौसम शुरू होता है, लोड शेडिंग का सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हो जाता है, जबकि रमज़ानों में इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है कि लोगों को, रोज़ेदारों को लोड शेडिंग का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर लॉकडाउन के दौरान, रमज़ान के दौरान भी लोड शेडिंग जारी है। 4 से 18 घंटे बिजली गायब रहती है। सूबे में बिजली की तवील लोड शेडिंग के हवाले से कैस्को हुकाम ये कहते हैं कि सारिफीन की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी के बायस लोड शेडिंग की जारी है। इसी पर मजीद बात करते हैं क्वेटा से ARY की नुमाइंदा अतिया इकराम से। जी अतिया, बताइएगा क्या सूरत हाल इस वक्त लोड शेडिंग की वहाँ पे? जी, बलूचिस्तान में लॉकडाउन की वजह से बिजली वाफर मिकदार में मौजूद है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तमाम शॉपिंग मॉल्स, तिजारती मराकज़, बाज़ार और तमाम तफरीही मकामात बंद हैं जहाँ पर बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होती है। इस वक्त ये तमाम चीज़ें बंद हैं। एक जानिब शहरियों की शिकायत सामने आई है, उनका कहना ये है कि शहर में जो है वो 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। जो ज़िलाई फीडर हैं वहाँ पर 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और जो ज़रई फीडर हैं वहाँ पर 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। जब इस हवाले से हमने वापडा हुकाम से, कैस्को हुकाम से रब्ता किया तो उनका इस हवाले से मौक़िफ़ ये सामने आया कि जो ज़रई फीडर हैं वहाँ पर लाखों
और करोड़ों की जो है वो बिलिंग जो है वो वाजिबुल अदा है। अगर वो लोग थोड़ा सा इस मसले को सीरियसली लेते हुए ये बिल और जो वाजिबात उनके ऊपर हैं वो अदा कर दें तो केस्को हुकाम के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो उनको एक बहुत अच्छा एक रिलीफ मिल जाएगा और वो बेहतर तरीके से बिजली की तरसील को जो है वो पूरे ज़िले में जो है वो आम कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें इस हवाले से आगाह करने का। जो सूरत हाल बताई है मेरे ख्याल में बड़ी परेशान कौन है। 4 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। बिल्कुल, और फिर उसके बाद घंटे ही कितने बचते हैं एक दिन में 24 घंटों में से। अब बात करेंगे अब भक्कर की। भक्कर के एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के माहिरीन की काविशों के बाद किसानों को गंदम के लिए ऐसा बीज दस्तयाब है जिसकी पैदावार 80 एकड़ मन तक है। इसके बारे में मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्बास खान से। तो अब्बास बताइएगा। जी शफात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट भक्कर में और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ख्र भक्कर, गंदम की वैरायटी तैयार करने वाले डॉक्टर खालिद हुसैन, जिनकी इस वैरायटी ने पूरे पंजाब में कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा इस हवाले। फ़ख्र भक्कर माशाल्लाह बहुत शानदार वैरायटी है और इसने बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं। पर एकड़ यील्ड बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ जदीद वैरायटी की भी ज़रूरत है। पिछले साल सीड काउंसिल से क्लियर करने के बाद हमने इसे जो है पंजाब भर में इंट्रोड्यूस किया और ये तकरीबन 1500 से 2000 एकड़ पर इसकी काश्त की गई और ये ज़िम्मेदारों में किसानों में इसे बहुत पजीराई हासिल हुई और इसने बहुत ज़्यादा पैदावार दी क्योंकि ये बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती थी। इस साल इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और 50,000 एकड़ पर इसकी काश्त की गई। इब्राहिम यार खान बहावलपुर और वहाँ से इसकी जो नतायज आए हैं, ज़िम्मेदार इंतहाई खुश हैं को भरपूर फसल हासिल हुई है और हम पुर उम्मीद हैं कि जो सेंट्रल पंजाब और के इलाके जो हैं ना, जो राइस जोन है उसमें भी यकीनन इसकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। जिस तरह हमारी अजरी मूंग 2006 है, अजरी मूंग 2018 है और इस साल हम अजरी जंबो के नाम से एक वैरायटी दे रहे हैं। जी बात सुनी आपने डॉक्टर खालिद हुसैन साहब की। उनका ये कहना था कि गंदम के साथ साथ चना और मूंग की फसलों के लिए भी वो नई नई वैरायटियाँ तैयार कर रहे हैं और उनको जो पहले से उनकी वैरायटियाँ मौजूद हैं उनको भी पूरे पंजाब में भरपूर पजीराई हासिल हुई है। जी अमेजिंग जी। गंदम की फी एकड़ काश्त 40 से 60 मन तक होती है, लेकिन ये जो बीज है ये 80 मन तक इंश्योर कर रहा है और कोई 1-2 एकड़ पे नहीं, पूरे 1500 एकड़ पे इसकी काश्त हो चुकी है, ये टेस्ट हो चुका है। सो इट्स अ ग्रेट लीप अहेड। बिल्कुल जनाब, और शफात ने काफ़ी ज़्यादा मालूमात भी आपके साथ शेयर कर दी। अब ज़रा मैं भी आपको कुछ बताऊं, वो है हर्बल इस्लामिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सदियों से इस्तेमाल होने वाली कलौंजी पर मुताले और क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं। कलौंजी के सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। ये बात अब जदीद तहकीक से भी सामने आ रही है। कलौंजी एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल है, लिहाजा इसमें बहुत सारे ऐसे अमराज जो कि बज़ाहिर हम ये समझते हैं कि उनका इलाज नहीं है, उसके खिलाफ एक मुदाफ़ियत ये बॉडी को देती है, एक इम्यूनिटी डेवलप करती है। सो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे अमराज में ये इस्तेमाल की जाती है और बहुत सारी डिजीज़ को कंट्रोल के लिहाज से, यानी बतौर इलाज तो नहीं मेरे ख्याल में, लेकिन डिजीज़ का कंट्रोल तो एज ए प्रिवेंटिव मेजर इसको अब अडॉप्ट किया जाता है। और जहाँ पर बात हो रही है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, तो ऐसे में कोरोना वायरस की वबा जब फैली हुई है तो ये मौसर साबित हो सकती है। इसके जरिए मुख्तलिफ ममालिक में कोविड-19 के इलाज में हौसला बख्श नताइज भी मिले हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से मरीजों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है। कलौंजी के मुरक्कब के इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम की कारकर्दगी में बेहतरी होती है, जो कोरोना से छुटकारे की फ़िलहाल एक वाहिद सूरत हाल है। मुझे कलौंजी खाते हुए काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे कभी जो है ना इस तरह के मैंने कभी गौर नहीं किया कि इम्यून सिस्टम ऐसा बेहतर हुआ या नहीं हुआ। खाते हैं किस तरह? हम शहद के साथ कबक, शहद का 1 चम्मच, उसके ऊपर कलौंजी और कबक, दैट्स इट। हकीम शाहनज़ीर साहब जी हमारे साथ हवाले से मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। हकीम साहब ये बताइएगा कि कोरोना वायरस कोविड-19 बहुत सारे ये ऐसे अमराज हैं और जैसे कई दीगर फ्लूज ऐसे हैं कि जिसमें बॉडी की अपनी इम्यूनिटी, बॉडी की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है, तो हिकमत क्या कहती है जी इस हवाले से? जो हमारी हिकमत जो कहती है
वो ये कहती है कि ये एक नमूनिया टाइप की एक प्रॉब्लम होती है जिससे बलगम भी आती है और बुखार सी फीलिंग्स भी रहती हैं, लेकिन इसकी तशखीश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप जब तक आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया उस वक्त तक आप मेडिकेशन की तरफ मत जाइए, सिर्फ एहतियात की तरफ जाइए। जो आपका मौलिज आपको मशवरा दे आप उस पर अमल कीजिएगा। और हमारी एक जैसे कहते हैं ना कि कहवा पिए, हम कहते हैं एक जड़ी बूटी होती है, वो हमारी एंटी एलर्जी होती है। और याद रखिएगा हर बलगम, रेशा, छींकें, साइनसाइटिस, एलर्जी, ये चीज़ें सब कोरोना नहीं होती हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब तक टेस्ट में ना आए आप उस वक्त तक उस पर कोई कमेंट्स ना दीजिए। लेकिन साथ में एक बूटी आती है बनफशा के पत्ते, बनफशा के पत्तों का कहवा बना के इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये तो बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात बताई। ये जैसे कि कलौंजी के इस्तेमाल के हवाले से कहा जा रहा है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करता है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, तो क्या जो कोरोना के मुतासरा मरीज़ हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचा सकती है ये? जी बिल्कुल, कोरोना के मरीज़ों को कलौंजी का इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस बात को साइंस भी तस्लीम कर चुकी है। और हमारी तिब्बे नबवी के अंदर जो कलौंजी का इस्तेमाल है वो इस तरीके से है कि कलौंजी को 3-4 मरतबा पानी में धोएं, पानी काला हो जाएगा, उसे साफ़ कर लें, फिर दूसरे पानी में डाल के कलौंजी को धोएं और फिर उसे पंखे के नीचे खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद उसकी एक चुटकी 1 चम्मच शहद में मिला के एक टाइम रोज़ाना इस्तेमाल करें और तमाम दिल तवाना रहें। आप पूरा दिन आपका एक एनर्जी में रहेगा। आपको ये क़ुव्वत मुदावियत को बूस्ट भी करती है और आम तौर पे भी कलौंजी में ये शिफा है जो हमारी जो हदीस में भी इसका जिक्र है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज इसमें मौजूद। अच्छी बात है जी, आपने मेरे टोटके की तस्दीक कर दी। अब ये भी बताइएगा कि इम्यूनिटी अगर इलाज है तो इम्यूनिटी कलौंजी के अलावा मज़ीद किन किन चीज़ों में होती है? जी, जो सब्जियों में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो भिंडी है, तुरई है, टिंडा है। आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि ये बेऐब सब्जियां हैं। टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, अरवी ये और करेला हुआ। करेला जो है वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में बहुत मदद देती है। अरवी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है क्योंकि वो लेसदार होती है, जो चिकनाहट हड्डियों में कम हो जाती है ये उसे भी पूरा करती है। और टिंडे में विटामिन पी भी पाया जाता है, विटामिन के भी पाया जाता है, जो कि आपके हड्डियों के लिए भी बेहतर है और इम्यूनिटी के लिए भी बेहतर है। तो आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जो कि आपके गली मोहल्लों में भी अवेलेबल है। तो इसमें यह है कि आप इन चीज़ों से भी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। विटामिन सी भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ही दिन में एक ही वक्त में कलौंजी, लहसुन, नींबू, अदरक, ज़ीरा ये सब ना इस्तेमाल करें। इनको आप टाइम देखिएगा, एक साथ अगर आप सारी चीज़ें अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए कर लेंगे तो कुछ और हो जाएगा आपके साथ। हाँ, इम्यूनिटियाँ लग जाएंगी लोगों को। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है वो ये कि जनाब जो लेसदार सब्जियां होती हैं ना, जिसमें उन्होंने भिंडी का जिक्र किया, भिंडी मेरी फेवरेट तो वो अनवर मसूद साहब अल्लाह उनको खुश रखे, एक दफ़ा उनसे किसी ने पूछा जी कि भिंडियाँ दी लेस की में मुकाई हैं, उन्होंने कहा थोड़ी जी और भिंडियाँ पा दो बीच में, लेसों लेस हो जाएगा। छोटे सा ब्रेक शामिल करते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर करते दोगे। और हमारी एक जैसे कहते हैं ना कि कहवा पिए, हम कहते हैं एक जड़ी बूटी होती है, वो हमारी एंटी एलर्जी होती है। और याद रखिएगा हर बलगम, रेशा, छींकें, साइनसाइटिस, एलर्जी ये चीज़ें सब कोरोना नहीं होती हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब तक टेस्ट में ना आए आप उस वक्त तक उस पर कोई कमेंट्स ना दीजिए। लेकिन साथ में एक बूटी आती है बनफशा के पत्ते, बनफशा के पत्तों का कहवा बना के इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये तो बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात बताई। ये जैसे कि कलौंजी के इस्तेमाल के हवाले से कहा जा रहा है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करता है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है,
तो क्या जो कोरोना के मुतासरा मरीज हैं उनको भी फायदा पहुंचा सकती है ये? जी बिल्कुल, कोरोना के मरीजों को कलौंजी का इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस बात को साइंस भी तस्लीम कर चुकी है। और हमारी तिब्बे नबवी के अंदर जो कलौंजी का इस्तेमाल है वो इस तरीके से है कि कलौंजी को 3-4 मरतबा पानी में धोएं, पानी काला हो जाएगा, उसे साफ़ कर लें, फिर दूसरे पानी में डाल के कलौंजी को धोएं और फिर उसे पंखे के नीचे खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद उसकी एक चुटकी 1 चम्मच शहद में मिला के एक टाइम रोज़ाना इस्तेमाल करें और तमाम दिल तवाना रहें। आप पूरा दिन आपका एक एनर्जी में रहेगा। आपको ये क़ुव्वत मुदावियत को बूस्ट भी करती है और आम तौर पे भी कलौंजी में ये शिफा है जो हमारी जो हदीस में भी इसका जिक्र है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज इसमें अच्छी बात है जी, आपने मेरे टोटके की तस्दीक कर दी। अब ये भी बताइएगा कि इम्यूनिटी अगर इलाज है तो इम्यूनिटी कलौंजी के अलावा मज़ीद किन किन चीज़ों में होती है? जी, जो सब्जियों में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो भिंडी है, तुरई है, टिंडा है। आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि ये बेऐब सब्जियां हैं। टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, अरवी ये और करेला हुआ। करेला जो है वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में बहुत मदद देती है। अरवी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है क्योंकि वो लेसदार होती है, जो चिकनाट हड्डियों में कम हो जाती है ये उसे भी पूरा करती है। और टिंडे में विटामिन पी भी पाया जाता है, विटामिन के भी पाया जाता है, जो कि आपके हड्डियों के लिए भी बेहतर है और इम्यूनिटी के लिए भी बेहतर है। तो आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जो कि आपके गली मोहल्लों में भी अवेलेबल है। तो इसमें यह है कि आप इन चीज़ों से भी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। विटामिन सी भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ही दिन में एक ही वक्त में कलौंजी, लहसुन, नींबू, अदरक, ज़ीरा ये सब ना इस्तेमाल करें। इनको आप टाइम दें, क्योंकि एक साथ अगर आप सारी चीज़ें अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए कर लेंगे तो कुछ और हो जाएगा आपके साथ। इम्यूनिटियाँ लग जाएंगी लोगों को। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है वो ये कि जनाब जो लेसदार सब्जियां होती हैं ना, जिसमें इन्होंने भिंडी का जिक्र किया, भिंडी मेरी फेवरेट तो वो अनवर मसूद साहब अल्लाह उनको खुश रखे, एक दफ़ा उनसे किसी ने पूछा जी कि भिंडियाँ दी लेस की में मुकाई है, उन्होंने कहा थोड़ी जी और भिंडियाँ पा दो बीच में, लेसों लेस हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक शामिल करते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर करते दोगे। तो जनाब, बात हो रही है कोविड-19 की। इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए याराने वतन प्रोग्राम का ऐलान किया गया है, जिसके तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन कोरोना वायरस से जंग में ताउन के लिए अपनी सर्विसेज रज़ाकाराना तौर पर पेश करने के लिए खुद को रजिस्टर करवा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों को टेलीमेडिसिन, टेली ट्रेनिंग और रिसर्च के जरिए ताउन की दावत दी थी। मावन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉर्वेजियन पाकिस्तानी निजात डॉक्टर उस्मान मुश्ताक ने कहा कि अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी निजात तिब्बी माहिरीन क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल हैसियत में पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम से जुड़ना चाहते हैं तो वो याराने वतन के इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद डॉक्टर उस्मान मुश्ताक। हम उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि कैसे असिस्ट करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर्स इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम जिस तरह कि जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहुत उनके पास वो जज्बा और पाकिस्तान के वो पाकिस्तान की तरक्की एक अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं। आपकी आवाज़ पे हमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हम कोशिश करते हैं एक बार दफ़ा फिर आपसे रब्ता करने, अगर हम आपसे रब्ता दोबारा हो जाए। फ़िलहाल ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं डॉक्टर्स हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये रज़ाकाराना तौर पर वो ये करेंगे और इसमें क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल तरीके से ताउन का सिलसिला
जारी रहेगा और देखने में ये आ रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपने आप को इस प्रोग्राम के थ्रू रजिस्टर भी करवा रहे हैं। डॉक्टर उस्मान से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं एक बार फिर, लेकिन तब तक एक अहम खबर शेयर करते चले। रमजान अल मुबारक में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई है। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यौम अली के मौके पर मजालिस और जुलूस निकालने पर पाबंदी होगी। किसी भी किस्म के मजहबी इज्तिमात और तकरीबात पर पाबंदी आयद होगी। मसाजिद और इमाम बारगाहों में मजहबी तकरीबात पर पाबंदी होगी। मसाजिद में शबीना और ख़त्म कुरान के इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अरबाब बताइएगा, नोटिफिकेशन जारी हो गया है? जी बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में सिंध भर में रमजान मुबारक में जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक यौम अली के सिलसिले में जो मजालिस या जुलूस निकाले जाएंगे उस पर भी पाबंदी होगी, जबकि मुख्तलिफ मसाजिद में शबीना या खत्मुल कुरान की जो इज्तिमात होते हैं उस पर भी पाबंदी होगी और किसी भी किस्म के मजहबी तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। ये नोटिफिकेशन महकमा दाखिला सिंध की तरफ से जारी कर दिया गया है और इस सिलसिले में तमाम इंतजामिया को ये आगाह किया गया है कि इस नोटिफिकेशन की पाबंदी करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी अरबाब चांडियो, इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करने का। एक बार फिर अब ज़रा रुख करते हैं डॉक्टर उस्मान मुश्ताक का यारान वतन के हवाले से। कोशिश करते हैं एक दफ़ा फिर उनसे रब्ता करने की। जी डॉक्टर उस्मान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? डॉक्टर उस्मान से हम रब्ता करने की कोशिश करें। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। टेलीमेडिसिन का दौर है और अब कोशिश ये की जा रही है कि वो डॉक्टर्स जिनको हम यहाँ बुला नहीं सकते, तो वाया टेलीमेडिसिन, टेली ट्रेनिंग और रिसर्च, जिन 3 सेक्टर्स में ये डॉक्टर्स हमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाएं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं जैसे कि चाइनीज टीम यहाँ पर आ रही है और ट्रेन कर रही है हमारे डॉक्टर्स को, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से पेंडेमिक है, एपिडेमिक है या कोविड-19 में किस तरीके से आपने रिएक्ट करना है, किस तरीके से अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करना है। क्योंकि जाहिर है हम स्पेशल वो ड्रेस भी पहनते हैं, उनको अपनी भी हिफाजत यकीनी बनानी है और क्या किया जा सकता है। तो ये टेली मेडिसिन, टेली ट्रेनिंग के जरिए अब बहुत कुछ मदद इसमें हासिल हो सकती है। डॉक्टर उस्मान हमारे साथ हैं, होपफुली नाउ ही कैन हियर अस। डॉक्टर उस्मान, कैन यू टेल अस के हाउ यू आर गोइंग टू कोऑपरेट और डॉक्टर्स किस तरह से रजिस्टर कराएंगे? व्हाट इज टेली मेडिसिन एंड टेली ट्रेनिंग? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में हमारी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सेहत के शोबे के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। I mean, अगर आप ये मद्देनजर रखें कि तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी ट्रेन डॉक्टर्स बैरून मुल्क में काम कर रहे हैं और इस तादाद में मेरे जैसे जो बाहर की पैदाइश हैं वो शामिल नहीं होते और दूसरे तिब्बी माहिरीन भी शामिल नहीं होते। तो हमारा आइडिया ये था कि हम एक जो टैलेंट पूल है, जिनका पास ये जो तिब्बी माहिरीन है, जिनके पास एक जज्बा है पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए, हम उनको पाकिस्तानी हेल्थ सेक्टर के साथ कनेक्ट करें। और बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म, एक मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ओवरसीज हेल्थ प्रोफेशनल्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और पाकिस्तानी हेल्थ इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अभी तकरीबन पिछले 3-4 दिनों में ओवर 2000 हेल्थ प्रोफेशनल्स ने रजिस्टर किया है, अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट की हैं और पाकिस्तानी साइड पे more than 50 health institutes have already registered and created their profiles and we're working on matchmaking them now. So basically, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन बंद हैं, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल मिशंस नहीं आ सकते, इसलिए हम फोकस कर रहे हैं टेली हेल्थ एंड टेली मेडिसिन पे। अच्छा, अब ये टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ के हवाले से आपने ये तो आगाह किया कि आपसे 50 के करीब इस वक्त इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि जुड़ चुके हैं। ये काम कैसे करेगा और जो आपके ट्रेंड डॉक्टर्स होंगे वो कैसे इस सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे? बेसिकली टेली मेडिसिन एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे मरीज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी हेल्थ इंस्टीट्यूट वो अपने फ़ोन के ऊपर जहाँ अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर एक डॉक्टर के साथ
कंसल्टेशन कर सकते हैं। और हम बेसिकली हेल्थ प्रोफेशनल्स रिक्रूट कर रहे हैं इन टेलीमेडिसिन कंपनीज एंड टेलीमेडिसिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो उनका हम मैच में करेंगे और वो टेलीमेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो उन ओवरसीज हेल्थ प्रोफेशनल्स का एक फायदा उठा सकेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ऑब्वियसली जो हेल्थ प्रोफेशनल्स सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होते, हमारे पास पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हैं, हमारे पास रिसर्चर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेज हैं, उनके लिए भी हम एक फैसिलिटेशन मैकेनिज्म क्रिएट किया है कि वो भी अपने शोबे के ताल्लुक के साथ जो पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कनेक्ट हों और अपना टाइम एंड स्किल्स दें। सही। और ये बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें आगाही फराम करने का। नॉर्वे से मौजूद थे हमारे साथ पाकिस्तानी डॉक्टर उस्मान मुश्ताक। एक अहम खबर शामिल करते हैं। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं जिनका एलामिया जारी कर दिया गया है। वजीर आजम ने अशियाए खुरनोश की बरामद पर पाबंदी आयद करने की हिदायत कर दी। एलामिया के मुताबिक आम आदमी के इस्तेमाल की खाने पीने की अशिया की बरामद पर पाबंदी होगी। 2 हफ्ते बाद फैसले पर नजरसानी की जाएगी। काबीना ने काबीना कमेटी बराए कानून साजी केसेस के फैसलों की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने मुसाबकती कमीशन के कायम मकाम चेयरपर्सन की तैनाती की भी मंजूरी दे दी। शाइस्ता बानो गिलानी मुसाबकती कमीशन की कायम मकाम चेयरपर्सन होगी। ठीक है, तो ये जनाब बड़े अहम फैसले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर और कुछ है जो आपके साथ शेयर करेंगे। और जनाब खेल तो नहीं हो रहे हैं लेकिन खेल से जुड़ी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में उमर अकमल पर हर तर्ज की क्रिकेट खेलने पर 3 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। PSL 5 शुरू होने से पहले मुअत्तल किए गए उमर अकमल को बोर्ड के एंटी करप्शन कोड की 2 मरतबा खिलाफ वर्जी पर चार्ज किया गया था और पर इल्जाम था कि उन्होंने फिक्सिंग के हवाले से रसाई किए जाने पर कानून के तहत बोर्ड को मुत्तला नहीं किया। डायरेक्टर एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी PCB लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिफ महमूद के बकौल पाबंदी पर PCB को खुशी नहीं हो रही, मगर इन तमाम अफराद के लिए ये एक याद दहानी है जो ये समझते हैं कि एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी करके वो बच सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब तनवीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया तनु भाई वक्त देने के लिए। क्या आपका तबसरा जानना चाहेंगे पहले तो उमर अकमल की सजा पे? देखें, मैं हमेशा ये चाहता हूं और चाहता रहूंगा कि जो भी लोग स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस होते हैं, जिनका नाम आता है, चाहे वो शक की बुनियाद पे आता है, चाहे वो वाकई रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, उन लोगों पे बैन बहुत ज़रूरी है, लगना भी चाहिए। क्योंकि मैं ये कहता हूँ अगर पहले ये चीज़ें हो जाती, सख्ती हो जाती, तो आज हम ये चीज़ें देख ना रहे होते। हर PSL के अंदर या हमारे प्लेयर इन चीज़ों पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी सोच है, शायद उमर अकमल पे बैन थोड़ा ज़्यादा लग गया क्योंकि उसने अभी मैच तो कोई खेला नहीं था, स्पॉट फिक्सिंग पे वो पकड़ा नहीं गया। उस पर सिर्फ ये चार्ज लगाया गया कि भाई आपने हमें बताया क्यों नहीं। अगर किसी ने आपको अप्रोच किया था या किसी से आप मिले थे या आपको किसी ने बुलाया था और आपको समझ नहीं आया इसने क्यों बुलाया, तो आपको कम से कम PCB को बताना चाहिए था कि ये वजह। और कामरान अकमल के ख्यालात बड़े मिलते जुलते हैं। कामरान अकमल का भी यही कहना है कि जी ये बड़ी ज्यादती हुई है और 3 साल का बैन टू मच है और हम अपील में जाएंगे। तो आपको लगता है अपील में उनको बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, कामरान के बोलने में और मेरे बोलने में फर्क ही है क्योंकि कामरान उनका भाई है। अब लोग यही सोचेंगे कि अगर कामरान ऐसी बातें कर रहा है तो 100% भाई की सपोर्ट कर रहा है, और मैं अगर ये जो बात कर रहा हूँ तो शायद लोग तो नहीं सोचेंगे ना कि भाई है वो मेरा, मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है शायद थोड़ी ज्यादा है और उनको अपील के लिए जाना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं उमर अकमल को एक चीज बोलूंगा कि प्लीज खुदा के लिए थोड़ा सा यार समझ जाओ, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हो गई हैं, बहुत सोशल मीडिया में आपने ऐसी चीजें की हैं कि लोग आपके बहुत खिलाफ हैं, स्पेशली क्रिकेट बोर्ड भी आपके बहुत अगेंस्ट है। क्या उन चीजों का असर उनकी इस जो इल्जामात है उस पे भी पड़ा, इन्फ्लुएंस हुआ इस नतीजे पे आए और एंटी करप्शन कोड की जानिब से जो ये आया एंटी करप्शन? मुझे नहीं आ रही है।
अच्छा, तो ये बताएं कि 3 साल का अरसा एक क्रिकेटर के लिए ज़ाहिर एक बड़ा अरसा होता है। अगर वो हर तरह की क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या ये समझा जाए कि करियर खत्म? देखिए, बात ये है कि मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर आपने उन पे बैन लगाना भी था तो 3 साल का मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा, और हर जगह की हर क्रिकेट में उसको रोक दिया गया है। लग मुझे ऐसा रहा है कि जो प्रॉब्लम्स उमर अकमल की पहले क्रिकेट बोर्ड के साथ चलती रही हैं, या जो चीजें सोशल मीडिया में उसके बारे में आती रही हैं, मेरे ख्याल में इन सबको चीजों को देख के शायद लोग तंग आ चुके थे उमर अकमल से, इस वजह से उसके ऊपर इतना ज्यादा बैन लगा दी है। पिक्चर्स का जिक्र कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे अक्सर और बेशतर हम देखते रहते हैं, थोड़ा महसूस हो जाते हैं लोग उन पिक्चर से, नहीं? क्या कह रहे आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, मैं तनु भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो लोग जिनको अप्रोच किया जाता है उन पे तो बैन वैन लग जाते हैं, लेकिन जो लोग इन क्रिकेटर्स को अप्रोच करते हैं ना कभी उनके नाम सामने आते हैं, ना कभी उनका पता चलता है किधर से आए किधर को गए। उनके हवाले से बताइएगा कि वो ये इस इंसिडेंट में कौन लोग थे जिन्होंने अप्रोच किया, कोई आपके पास है इन्फॉर्मेशन? यार देखें, बात सीधी सी ये है कि जो भी प्लेयर स्पॉट फिक्सिंग करता है वो मतलब कोई आसमान से थोड़ी आता है। उसको कोई ना कोई लोग तो अप्रोच करते हैं, उसके दोस्त यार हो सकते हैं, उसके पुराने क्रिकेटर्स हो सकते हैं, उसके अब आपने देखा होगा कि दुनिया की फ्रेंचाइज के ओनर्स भी फंसे इन चीजों के अंदर। उनके भी रिलेशन बहुत ज्यादा होते हैं, बुकीज के साथ भी इनके रिलेशन बहुत ज्यादा होते हैं। तो मतलब यानी मुझे एक चीज समझ नहीं आती, अगर एंटी करप्शन यूनिट अगर इनके फोन टैप कर सकता है, ठीक है, तो लेकिन जिनसे वो बात कर रहे हैं उनके फोन क्यों नहीं पकड़े जाते? बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत शुक्रिया जी। तनवीर मेरे साथ सवाले से मौजूद थे। वक्त हो गया अब आपसे इजाजत चाहने का। बिल्कुल, आपसे इजाजत चाहते हैं और रमजान की आपको मुबारकबाद एक बार फिर से। रोजे में भी अब 1 घंटा रह गया है, तो बस भूख ज्यादा लग रही है, इसलिए जल्दी से खुदा हाफिज।